नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 1 से 6 तक के पाठ का अध्ययन हमने कर लिया है, अच्छे से उनको समझ लिया है। आज हम हमारे विज्ञान में अध्याय 7 की चर्चा करेंगे। अध्याय 7 जिसमें चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता। अब यहाँ पर जीव क्या होते हैं इसको आपने शुरुआती चैप्टरों में देखा है। जीव जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु और सभी प्रकार के पादपों को सम्मिलित किया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे शब्द आया है विविधता। विविधता का मतलब होता है अंतर। जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सब में कुछ न कुछ अंतर होता है जिसे हम विविधता कहते हैं। तो ये विविधता हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, हम उनको समझ पाते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग जो हो रहा है जीवों में विविधता से संबंधित चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। सभी जीवधारी किसी न किसी रूप में भिन्न होते हैं, यानी कि आप स्वयं भी देख लें, किसी भी जीव को दूसरे जीव से या सबसे पहले आप प्रकृति में अपने आप को ही देखें, यानी कि सभी जीवधारी जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं किसी न किसी रूप में भिन्न होते हैं। अब इस भिन्नता में सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण दे रखा है अपने स्वयं का। आप स्वयं अपने मित्र से लक्षणों के आधार पर, गुणों के आधार पर मिलान कीजिए। क्या हमारी नाक, क्या हमारे कान, क्या हमारा रंग हमारे मित्र से मिलता है? तो आप देखेंगे नहीं मिलते हैं। यानी कि हमारी नाक की संरचना है, हमारे कान की संरचना है, हमारे शरीर की लंबाई है, हमारे शरीर में रूप रंग की बात है। तो आप आपके स्वयं की अपने मित्र से अगर तुलना करेंगे तो इसमें भी आपको काफ़ी अंतर नजर आएगा। ये नज़र आप स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं। साथ में गुण अगर देखें तो गुणों में भी किसी न किसी प्रकार से हमारे अंदर अंतर आता है। इसी प्रकार की तुलना अगर हम अपने स्वयं से किसी बंदर से तुलना करें तो रात दिन का अंतर आपको नजर आएगा। बंदर के क्रियाकलाप, उनका रहना, उनका खाना, उनका रूप रंग, जैसे सर्वप्रथम पूंछ की बात करें तो पूंछ बंदर में होती है, जैसे गाय में होती है, हमारे शरीर में अनुपस्थित है। यानी कि ये ऐसी विविधता है जो साफ तौर पर आपको नजर आ रही है, यानी कि आप उसको देखकर ही अंतर कर पाएंगे कि कितना अंतर सभी जीवधारियों में, सजीवों में पाया जाता है। अब जैसे गाय और बंदर में अगर हम तुलना करेंगे तो इसमें काफी कुछ समानताएं आपको नजर आएगी, क्योंकि गाय और बंदर दोनों में काफी कुछ समानताएं आएगी बनिश्वर हमारे और बंदर के। तो यहाँ पर कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें कुछ समानता मिलती है और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी अंतर होता है। जैसे हमारे और पेड़ पौधों की बात करें, हम चल सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे स्थिर होते हैं। उनमें भोजन बनाने की क्रिया जो होती है, प्रकाश संश्लेषण, वो जीव जंतु में नहीं होती है। यानी कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्रकार के जो जीव हैं इनमें बहुत कुछ समानताएं होती हैं और बहुत कुछ अंतर भी होते हैं। तो अंतर समान जीवों और विपरीत जीवों के मध्य होते हैं। ये सब बातें आपको इस तुलनात्मक अध्ययन के रूप में हम समझ पाएंगे। अब इस चैप्टर में पूरा थ्योरिकल है, इसको आप पूरा डिटेल पढ़ें। आपका पहला जो स्टार्टिंग हो रहा है वो इसी पॉइंट से है, सभी जीवधारी किसी न किसी रूप में भिन्न होते हैं। और यहाँ पर इस टाइप के जो एग्जाम्पल दे रखे हैं जिससे आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा। अब बात आती है कि समान लक्षण वाले जीवों को और जिसमें असमानता है, जिसमें जो अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर जो बिंदु आ रहा है, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो सभी जीवधारियों में अधिक अंतर पैदा करते हैं। यानी कि तुलनात्मक रूप से हम देखें, जैसे गाय और बंदर का भी हमने उदाहरण दिया था, कुछ गुण मिलेंगे, कुछ गुण नहीं मिलते हैं। तो ऐसे वे लक्षण जो सबसे ज्यादा जीवधारियों में अंतर पैदा करते हैं, यानी जिसमें अंतर ज्यादा नजर आएगा, ऐसे लक्षण कौन कौन से। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस बिंदु को पढ़ने के बाद अगला जो बिंदु हमारा आ रहा है वो है वर्गीकरण का आधार क्या है। अब वर्गीकरण क्या चीज है वो यहाँ पर आपके अगले
बिंदु में आ रही है। तो वर्गीकरण, हालांकि जीवों को छोटे बड़े समूह में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण का आधार क्या है? तो सबसे पहले अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने जीवों को स्थल, जल व वायु में रहने वाले जीवों के रूप में वर्गीकृत किया था। यानी कि स्थल पर पाए जाने वाले, जल में पाए जाने वाले या वायु में, हवा में उड़ने वाले जंतु। इस आधार पर अरस्तु ने सबसे पहले इन जीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। अब यहाँ पर वर्गीकरण का आधार क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्थल पर पाए जाने वाले जंतु स्थलीय जीव कहलाएंगे, जल में पाए जाने वाले जंतु जलीय जंतु कहलाएंगे, और वायु में उड़ने वाले, हवा में उड़ने वाले जंतु जो है वो नभचर या प्राणी कहलाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर आधार माना है, जैसे कि कुछ जंतुओं का जो विभाजन है उनमें जो अंतर है वो कोशिका व कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकाओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। कुछ जंतुओं को शारीरिक संरचना के आधार पर अंतर करके उनको वर्गीकृत किया जा सकता है, और कुछ जीव जंतु जो होते हैं जिन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के आधार पर विभाजन किया जा सकता है। तो वर्गीकरण के आधार के रूप में यहाँ पर ऐसे कुछ लक्षण दे रखे हैं जिनके आधार पर जीवों को अलग अलग समूह वर्गों में बांटा गया है। तो वर्तमान में जो हमारा विभाजन है वो कोशिका और कोशिका के आधार पर, वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर जैसे जैसे नवीन खोज होती गई उसका अंतिम आधार अभी कोशिका व कोशिकांग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए भी आपको आपके विज्ञान के अध्याय नंबर 7 में पूरा थ्योरी जो दे रखा है उसको आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि वे कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर हमने वर्गीकरण को वर्गीकृत किया है। अब यहाँ पर देखें, अगला जो बिंदु आपके आ रहा है वर्गीकरण और जैव विकास। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको समझाया था कि वर्गीकरण की परिभाषा जो आगे आ रही है, तो वर्गीकरण क्या है? जीवों को उनके लक्षणों एवं कार्यों के आधार पर अलग अलग समूहों या वर्गों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। बहुत ही सरल सी परिभाषा है। जीवों को उनके लक्षणों और कार्यों के आधार पर अलग अलग समूह या वर्गों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी परिभाषा है। अब यहाँ पर इसके साथ दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है, जैव विकास। तो वर्गीकरण क्या हो गया, आप समझ गए, जीवों को उनके कार्यों लक्षणों के आधार पर बांटना। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा शब्द आ रहा है जैव विकास, तो मैं आपको बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, जिस रूप में वर्तमान में हम अपने स्वयं को देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देख रहे हैं, तो इनको इस रूप में आने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं। ये पहले इस रूप में नहीं थे, तो पहले उनका रूप इस प्रकार से था। यानी कि जीवों का जो विकास है वो सरल से जटिल की ओर हुआ है। मैं आपको बता दूं इसकी डेफिनेशन क्या होगी जैव विकास की। तो जीवों के क्रमिक विकास को, शब्द पर ध्यान देंगे, जीवों के क्रमिक विकास को जैव विकास कहते हैं। अब ये जैव विकास कैसे हुआ है? सरल जीवों से, आप देखें, सरल जीवों से जटिल जीवों के रूप में इनकी संरचना बनती गई। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे जैव विकास, जीवों के क्रमिक विकास को जैव विकास कहते हैं। तो क्रमिक विकास का मतलब होता है जीवों की संरचना पहले सरल थी, जिसे हम सरल जीव कहते हैं, और धीरे धीरे इनका विकास होता गया, इनकी संरचना जटिल रूप में बदल गई। तो जटिल जीव यानी कि जीवों का विकास सरल से जटिल की ओर हुआ है, जिसे हम जैव विकास कहते हैं। अब यहाँ पर मानव को जिस रूप में हम देख रहे हैं, प्राचीन समय में हमारे भी शरीर पर पूंछ थी, घने लंबे बाल थे, हमारे भी जो है जंगलों में रहने की आदत थी, हम भी जंगल में रहते थे। लेकिन समय धीरे 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 बदलता गया और आज हम हमारे रहन सहन, हमारे खान पान को आप देख रहे हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जीव जो पालतू जंतु हैं
जो जंगली जंतु है तो पालतू कैसे बने, वो किस रूप में उनकी जीवन शैली बदलती गई। तो यहाँ पर जैव विकास के माध्यम से आप ये समझेंगे कि विभिन्न प्रकार के पादपों और जीवों का विकास कैसे हुआ। तो यहाँ पर भी आप इन दोनों परिभाषाओं को अच्छे से समझें और समझने के बाद जब हमारी पुस्तक जो है उसको अगर आप देखेंगे तो इन दोनों बातों को और ज़्यादा तरीके से आप समझ पाएंगे। इसलिए पुस्तक को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। साथ में हम बात करेंगे यहाँ पर वर्गीकरण की पदानुक्रमिक संरचना, यानी कि वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण के कुछ पद बताए हैं, उन्हीं पदों के हिसाब से उनके संघ जगत वर्ग को रखा जाता है। तो यहाँ पर आर.एच. विटेकर और भी ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को, उनकी संरचनाओं को इस प्रकार से समझाया है जिससे कि उनके प्रमुख पद कौन कौन से यहाँ बता रहे हैं। जैसे जगत की अगर बात करें तो यहाँ पर दो भाग हैं, पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत के बाद दूसरा जो पद है वो है वर्ग, तीसरा पद है गण, चौथा कुल, पांचवा वंश और लास्ट में जाति दे रखा है। यानी कि जाति जो है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। इस प्रश्न को ध्यान रखें, आधारभूत इकाई या सबसे छोटी इकाई जो है वो जाति होती है। इसके साथ ही आर.एच. विटेकर ने यहाँ पर दो जगत दे रखे हैं, पादप जगत और जंतु जगत। तो पादप जगत के लिए इन्होंने ये 5 जगत के नाम बताए हैं, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इस प्रकार से वर्गीकरण के जो पद हैं, जगत, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, इन सभी को आगे वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से जंतु और पादप जगत के लिए उपयोग किया। तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग जगत और संघों के बारे में बता रखा है, जिसका अध्ययन यहाँ पर हम अगले वीडियो और नोट्स के माध्यम से करेंगे। तो यहाँ पर आर.एच. विटेकर ने जो वर्गीकरण की शब्दावली का उपयोग किया है, प्रमुख जगतों में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, जिसे हम पंच जगत अवधारणा कहते हैं। इन्हीं पंच जगत अवधारणा का अध्ययन हम अगले नोट्स और अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। तब तक आप वर्गीकरण, जैव विकास और कौन कौन से विलक्षण हैं जिसके आधार पर सभी जीवों को अलग अलग वर्ग और समूह में बांटा गया है का अध्ययन निरंतर करते रहेंगे। पूरा थ्योरिकल चैप्टर है ये, इसलिए इसको अच्छे से आप समझें, अच्छे से देखें और स्वयं पुस्तक को पढ़ें, उसका उपयोग करें। और अगले जो है आपके पंच जगत अवधारणा का अध्ययन हम अगले नोट्स वीडियो के माध्यम से करेंगे। तब तक आप निरंतर अपना अध्ययन जारी रखें। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।